हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने जो कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 9 हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 9.1 की पढ़ ली थी कंप्लीट, 9.2 की पढ़ ली थी, मतलब मैंने उसको 2 पार्टों में तो डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे उसकी जो विविध की प्रश्नावली है और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जहाँ से ये जो आज वाला जो सेशन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम जो 5 क्वेश्चन है ना इनमें से जो एक क्वेश्चन आ जाता है आपका 6 नंबर का। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। और हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो इसका थर्ड पार्ट है ना। तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके चलूँगा। यहाँ पे मेरे पास में आ जाए कुल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखना जो क्वेश्चन है ना वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस जो आप वीडियो प्ले करोगे ना तो प्ले नीचे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बिंदु वो 6,8 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड है। अब देखो इसने कहा है, जैसे क्वेश्चन जो आपका है 16 नंबर का। ठीक है, इसमें एक बिंदु तो है आपका 6,8 और एक बिंदु है आपका, यह आपका बिंदु है 2,4। अब ये बोला कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये रहा रेखाखंड। इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु ये रहा, ये मान लो से आपको बिंदु, ये कोई एक बिंदु हो रहा है 1,2। इस मध्य बिंदु से आपको इस बिंदु की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखना कितना सरल क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ गया होगा इससे। तो अब सबसे पहले सीधी सी बात है कि हमें ये दूरी निकालनी है, इसमें ये वाली दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए पहले तो हमें ये मध्य बिंदु याद करना होगा। तो पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो इसको आपने ए बी नाम दे दिया, इसको आपने सी डी नाम दे दिया। ठीक है, तो पहले तो आप रेखाखंड ए बी, आप क्या निकालोगे, इसके रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, जाहिर सी बात है निर्देशांक निकलेंगे तभी तो आप ये दूरी निकाल पाओगे, है ना। मध्य बिंदु वाला सूत्र मैंने आपको बताया, क्या होता है सूत्र, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो आप इसके जो निर्देशांक है वो x y मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो x बराबर तो आपका होगा x1 प्लस से x2 बट्टा 2, मतलब ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x1 प्लस x2 कितना है आपका 6 प्लस से 2 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा 2 बराबर 4। तो x का मान तो ये आ गया। फिर आप निकालोगे y1, तो सॉरी y का मान निकालोगे तो y1 प्लस में y2 बट्टा में आपका है 2 बराबर आप क्या लिखोगे 8 प्लस में 4 बट्टा में आपका 2। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो कहने का मतलब है आपका जो बिंदु C है, जो इस रेखाखंड का मिड पॉइंट है, उसके निर्देशांक आ गए आपके पास में 4 और 6। अब आपको ये दूरी निकालनी है, तो आप क्या निकालोगे, मध्य बिंदु, ये लिख लेना आप कि मध्य बिंदु क्या आ गया आपके पास में 4,6 की बिंदु 1,2 से दूरी। यही तो पूछा आपको इसने यही कहा कि उस रेखाखंड के मध्य बिंदु से आपको दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल आप किसी को भी x2 x1 मान लो, इन दोनों में से। तो बिंदु देखो ये है आपके पास में ना, तो इसको x1 y1 मानते हो तो इसको x2 y2 मान लो। तो देखना फिर, तो 1 माइनस ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखना, 1 में से आप 4 घटाओगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 का आप स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा आपका 9, प्लस में देखना फिर 2 में से आप 6 घटाओगे तो हो जाएंगे आपके 4, और 4 का स्क्वायर आप करोगे तो 16 हो जाएगा आपका। जब 9 और 16 का रूट योग होगा 25 और 25 का रूट आप निकालोगे तो होगा कितना आपका 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई मान लो। अपने को कोई मीटर वगैरह इसमें दिया नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5 इकाई। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना। सबसे पहले जो दोनों बिंदु दिए आपको उन दोनों को मिला दिया आपने, जो रेखाखंड बना उसके मध्य बिंदु ज्ञात किया, क्योंकि उसने ये कहा कि मध्य बिंदु से उस बिंदु की आपकी दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा इसमें। तो आपने सबसे पहले तो आपने इसमें मध्य बिंदु जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर इस मध्य बिंदु की से दूरी निकालनी थी आपको, तो आपने दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का। 17 का क्वेश्चन पढ़ो आप तब तक। 17 का क्वेश्चन है आपका, किसी समतल में 4 बिंदु, अब इसमें आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, 2, -1, 3, 4
चलिए सबसे पहले तो मैं वो बिंदु लिख देता हूँ आपको। एक बिंदु तो है 17 का क्वेश्चन आपका ये 2,-1 3,4 एक आपका आर है -2,3 एक आपका एस है -3, -2। क्वेश्चन क्या है आपका? तो सिद्ध करो कि पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है ना, वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो इसने कहा कि वर्ग नहीं है समचतुर्भुज है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में जो चारों भुजाएं होती है वो दोनों में समान होती है। फर्क क्या होता है? एक तो इनके कोणों का फर्क होता है, ठीक है। वर्ग में चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इनमें चारों कोण 90 डिग्री के, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ ये आती है इसकी जो आमने सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन हमें इसको कैसे सिद्ध करना, बात वो है। एक तो ये चीज़ तो अपने को सिद्ध करनी पड़ेगी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा वर्ग और समचतुर्भुज में जो डिफरेंस पैदा करता है ना, वो होता है उसका विकर्ण। वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। भुजाएं का मतलब उनकी दूरी निकालनी पड़ेगी, चारों भुजाओं की दूरी, और जो विकर्ण है विकर्ण की दूरी निकालनी होगी आपको, मतलब लंबाई निकालनी होगी। अब जो विकर्ण वाली लंबाई होगी ना वो दोनों बराबर नहीं होंगी आपकी, जबकि चारों भुजाओं की दूरी क्या होगी आपकी? बराबर। तो जैसे ही वो बराबर नहीं होती है तो आप कह दोगे कि ये विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है वर्ग नहीं है, क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो चलो पहले मैं एक ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ इसका एक, और मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। अब देखिए पी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,-1, क्यू के निर्देशांक आपको दे रखे हैं इसमें 3,4, और आर के दे रखे हैं आपको -2,3, और ये आपको दे रखे हैं -3, -2। ये आपने लिख दिया सबसे पहले निर्देशांक। अब आप सभी दूरी निकालो। सबसे पहले आपने निकाली, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पी क्यू की लंबाई या दूरी एक ही बात है। आप एक बार फॉर्मूला लगा दो, आप एक बार पहले एक बार लगा दो, उस बाद में ज़रूरत नहीं रहेगी आपको लगाने की बार बार, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि x2 - x1, तो आप एक काम करना, जैसे ऐसे चल रहे हो ना तो आगे वाले को आप x2 y2 मान लेना, पीछे वाले को x1 y1, और जैसे ही फिर ऐसे चलोगे QR की तो इसको x2 y2 मान लेना, इसको x1 y1, फिर ऐसे चलोगे तो इसको x2 y2 मान लेना, इसको x1 y1, फिर ऐसे चलोगे तो आपको इसको x2 y2 मान लेना, इसको x1 y1, ठीक है। बाकी आप मान सकते किसी को भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो 3 - 2 मैं लिख देता हूँ इनको, जल्दी जल्दी आप समझना इस चीज़ को, है ना। फिर 4, अब ये देखो माइनस है, ये माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप देखो 3 में 2 घटे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 4 है और 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 और 1 को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका √26, ठीक है। इसी प्रकार से आपने निकाली QR की लंबाई, इसी प्रकार से आप निकालोगे QR की लंबाई। अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, -2, फिर ये सूत्र वाला माइनस, और ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखो -2 और -3 होते हैं -5, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, प्लस 3 में से 4 घटोगे -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू भी आपकी √26 आ गई, ठीक है। वैसे ही जो बाकी की 2 वैल्यूज आपके शेष रह गई हैं उनको निकालना आपको। देखना QR निकाली ना, अब RS की लंबाई निकालो आप, RS की लंबाई देखना वही -3, और ये माइनस का आना तो ये प्लस हो जाएगा ना, -3 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखना -3 में से आप 2 निकालोगे, माइनस का 1 स्क्वायर होगा 1, ये दोनों माइनस के 5 हो जाएंगे, -5 के स्क्वायर होता है 25, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 26। फिर इसी प्रकार से आप लास्ट की जो लंबाई आपकी SP की लंबाई वो निकालोगे आप, देखना SP की लंबाई, तो 2 - -3 तो ये हो जाएगा प्लस आपका 2 + 3 का स्क्वायर प्लस -1, ये आपका हो जाएगा प्लस का -1 + का 2 का स्क्वायर। तो ये देखो 3 और 2 5 हो रहा है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस 2 में से आप 1 घटाओगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ तो मैंने आपको, आप देख सकते हो चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि PQ बराबर है
QR बराबर RS बराबर SP। लेकिन चारों भुजाएं बराबर होने से आप वर्ग है या समचतुर्भुज ये डिसाइड नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। विकर्ण क्या होता है आपका, एक तो PR की लंबाई निकालनी पड़ेगी आपको, एक आपको जो ये QS है या SQ जो भी है इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब आप लिखोगे इसमें PR की लंबाई, ठीक है, ये आपका रहा PR। तो देखना -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करते हो तो ये देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16, इधर भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √32। फिर आपने निकाली दूसरी ये वाली SQ या QS की लंबाई। QS की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, वही आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो -2 ये -4 -2 का होल स्क्वायर। अब देखना -6 हो गए ना, -6 का स्क्वायर करोगे आप 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, तो ये हो रहा है आपका √72। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो √32 आ रहा है, ये √72 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो PR है वो आपके QS के क्या है, बराबर नहीं है। और आपको यही तो सिद्ध करना था, चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे लास्ट में आपको लिखना है कि ये या तो ये दोनों चीजें एक साथ में लिख सकते हो, या आप यहां से लिख सकते हो कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो बराबर हैं ये लिख के आप ये लिख देना कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण कौन कौन से निकाले हमने, PR और QS, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो मैंने ऐसे साइन लगा दिया। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो लास्ट में आप क्या लाइन लिख दोगे, अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है ये चीज। तो सबसे पहले देखो, अगर ये वर्ग सिद्ध करवाना होता ना आपको, तो ये जो दोनों ये विकर्ण की लंबाई है ना, ये दोनों बराबर आती। एक आपके क्वेश्चन आयत वाला है, आयत वाला उदाहरण आपका स्टार्टिंग में, उसमें क्या किया है, पहले आपको जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर करनी है उसमें, और उसमें विकर्ण भी आपको क्या करने हैं, बराबर करनी है। ठीक है, चलिए फिर आप है ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आप पढ़िए इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB के कर्ण का मध्य बिंदु C जो है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष OA और B से समान बराबर दूरी पर है। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका। इसने ये बोला कि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज इसने बताया कि AOB है। ठीक है, अब AOB का मतलब क्या होता है, जो बिंदु आपका बीच में होता है ना, इसका मतलब उस बिंदु पर आपका क्या है, समकोण बना हुआ है। तो इसका मतलब समझना आप, इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका समकोण है ना वो इस प्रकार से है, ये। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका O है, और ये आपका B है। यहां पे आपका 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, फिर इसने कहा कि इसके कर्ण के मध्य बिंदु ये रहा आपका C, ये आपका क्या है, कर्ण है इसमें। अब बात ये यहां तक तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आती है, लेकिन आप इसके जो निर्देशांक है वो क्या मानोगे। अब जो मेन बात है ना वो यहाँ पे ऐसे समझ में आनी चाहिए आपको कि इसके निर्देशांक है वो क्या मानोगे। अब ये जो O देने का मतलब है ना, यहाँ पे इस O से आपको क्लियर होना चाहिए। इसने O दिया है, इसका मतलब ये O जो है ये मूल बिंदु आपका, ये क्या है आपका मूल बिंदु है इसमें, है ना। तो देखना इसको हम x वाले में जोड़ते हैं तो थोड़ा सामने दिखेगा आपको, क्लियर भी हो जाएगा। ये लो, अब देखो आपके चतुर्थांश में मैंने बनाया इसको, है ना, ये मूल बिंदु है। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये बस ये समझना आपको कैसे। अब ये बिंदु जो है B, ये किस पे है, x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे जो y वाला निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और ये बिंदु है ना ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पे जो अक्ष वाला निर्देशांक है वो 0 होता है। तो जो बाकी का है ना, इसको चाहे आप तो A मान लो और इस वाले को आप क्या मान लो,
बी मान लो, चाहे इसको ए मान लो उसको बी मान लो। मैंने इसलिए माना है कि यहाँ पे बी था तो मैंने इसको बी ले लिया, यहाँ पे ए था तो मैंने इसको ए ले लिया, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको बिंदु निकालना होगा सी। ठीक है, तो आप यहां पे इसमें लिख सकते हो ये चीजें, मानना कि ए तथा बी के निर्देशांक, मानना कि ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 0, ए तथा बी, 0 हैं। अब ये चीज कहां से क्लियर रही, मैंने आपको बता दिया कि ये मूल बिंदु है और ये मूल बिंदु इसी रेखा में आपका ये बिंदु बी है और इस वाई एक्स पर आपका बिंदु ए है, तो इसे आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखो ये चीजें आपको पता भी है कि वाई एक्स पर आपका एक्स तो 0 होना है, तो जो दूसरा बिंदु उसका मेरे को नहीं पता है और आपको पूछा भी नहीं है, तो आप कुछ भी मान लो, इसको एक्स वाई भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखना आप, अब आपको चाहिए होंगे सी के निर्देशांक। क्यों चाहिए होंगे सी के निर्देशांक, बात ये है समझने की, क्योंकि इसने ये कहा कि बिंदु सी है ना, उसकी दूरी ए से, उसकी दूरी ओ से और उसकी दूरी बी से, तीनों से दूरी बराबर होनी चाहिए। तो आप पहले सी निकालोगे, फिर इस सी की जो है ना ए, ओ और बी से आप क्या निकालोगे, दूरी, और वो दूरी बराबर हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप निकालो सी के निर्देशांक। अब सी के से निकालोगे, बात ये आती है, आपको ये पता है कि जो आपका सी है वो इस कर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आपको निकालने आते हैं, तो आप निकालोगे बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, 0 + b/2, 0 + b/2 कोमा a + 0/2। भाई मध्य बिंदु है तो ऐसे निकालते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये निर्देशांक आपके क्या आ गए, बिंदु सी के b/2 कोमा a/2, ये आपके आ गए सी के निर्देशांक, b/2 कोमा c/2। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस सी की जो है ना तीनों से दूरी निकालो, पहले निकालो आप दूरी। अब देखो सी की आपको ओ से भी दूरी चाहिए होगी ना, मतलब ये दूरी भी चाहिए, तो पहले लिखो आप बिंदु सी का जो निर्देशांक है वो साथ में लिख देना, बिंदु सी की ए, बिंदु सी की ए से दूरी। ठीक है, बिंदु सी की ए से दूरी, तो वही आपका x2 - x1 वाला। तो देखो यहाँ पे इस बार इस साइड से घटा दो चाहे उस साइड से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मान लिया इस साइड से घटा रहा हूं मैं, तो b/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस a/2 - a का होल स्क्वायर। अब देखना आप यहां से b/2 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा आपका, सॉरी b में बट्टा 2 में से 0 घटाया b/2 का होल स्क्वायर b²/4। यहां देखना ये आपका आधा है, एक आधा, और ये पूरा है, तो आपने आधा घटा दिया ना, तो a/2 ही बच गया आपका, माइनस का a/2, क्यों माइनस का a है ना, ये बड़ा है, तो माइनस का a/2 बच गया, उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा आपका, a²/4। आगे चीज में ये बिंदु दूरी निकाली आपने सी की ए से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी जो दूरी है ए सी की दूरी ए सी। ठीक है, फिर आपने इसी प्रकार से निकाली दूसरी दूरी कौन सी, सी की मान लो बी से मान लो, या डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी दूरी। तो वही अगेन आपने फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में से देखना कैसे लिखोगे, b/2 - b का होल स्क्वायर प्लस a/2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखना यहाँ से b/2 में से b घटाओगे तो माइनस का b/2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो b²/4, और यहाँ पे a/2 में से 0 घटाओगे a/2 ही आ जाएगा, तो a²/4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों तो बराबर आ गई। अभी तीसरी CO और चाहिए आपकी, सी की ओर से, फिर आप लिखोगे CO दूरी। इसमें देखो b/2 - 0, अरे सॉरी सी नहीं है, a/2 - 0, तो b/2 - 0 का स्क्वायर प्लस a/2 - 0 का स्क्वायर। तो देखो b/2 में से 0 घटाओगे तो भी b/2 ही आएगा, स्क्वायर करोगे तो b²/4 होगा, और यहाँ पर भी आपका क्या जाएगा, a²/4। तो आप यहाँ से देख सकते हो तीनों दूरियां क्या हैं आपकी, देखो ये भी देखो b²
प्लस ए स्क्वायर बटा 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4 बी स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर बटा 4। तो आप ये इजीली आप देख पा रहे हो कि जो तीनों जो दूरियां हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, आ रही चीज क्लियर। तो मेन चीज क्या है, पहले आपको सी का निर्देशांक निकालना है, और उससे भी पहले ये निर्देशांक कैसे लेके आए ये अपने को नहीं दिया। उसमें आपने समकोण त्रिभुज बनाया, बिंदु ओ पर आपने 90 डिग्री बनाया। देखो समकोण त्रिभुज में आपको कभी ये नहीं बताता कि, अगर बता देता तो और भी वीडियो नहीं बताता कि कौन से बिंदु पर आपका 90 डिग्री का है, तो आपको हमेशा बीच वाले पे, जैसे मैंने बोला ए ओ बी, इसका मतलब ओ पे 90 डिग्री का कोण है। मैं ये मान लो मैं इसे बोलता कि ए बी सी, तो आपका बी पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो मैंने ये 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर यहां से और चीज के लिए कोई किसने ओ दिया है, ओ जो होता है ना वो आपका मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मतलब मूल बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं उससे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक देते ही मेरे को समझ में आ गया कि ए का तो क्या होना है और बी का क्या होना है। अब फिर आप कहो कि सर ये ए इस पर क्यों आया, ये बी इस लाइन पर क्यों आया, ऊपर नीचे क्यों नहीं आया। अरे भाई समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री पे होंगे ना दोनों, ये आपकी जो एक्स एक्स और वाई एक्स होते हैं ना ये भी 90 डिग्री पर ही होती है ना। आगे चीज में फिर अक्ष का आपने B0 क्यों माना इस बी का, तो ये पता चला कि भाई इससे अक्ष पर है ये रेखा कोण, वाई तो 0 ही होना है। वैसे ही ये अक्ष 0 क्यों है, क्योंकि ये वाई एक्स पर है। ठीक है, फिर आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। आगे चीज में फिर देखिए आपका 19 का क्वेश्चन, 19 का क्वेश्चन जो हुआ आपका माध्यिकाओं की लंबाई का क्वेश्चन है। तो मैं देखो इस बोर्ड को साफ करते करते आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसने बोला है कि माध्यिकाओं का क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो गया। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि माध्यिका क्या होती है सबसे पहले। तो माध्यिका मैंने आपको, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने माध्यिका वाला आपको एक जगह सिद्ध भी करवाया 2:1 वाला, वो आप देख सकते हो। मैंने प्रमेय सिद्ध करवाई थी पहले भी, इंपॉर्टेंट प्रमेय थी आपकी, वहां पे भी मैंने बताया था। इसके अलावा और भी कई जगह मैंने आपको बताया। माध्यिका जो होती है ना वो आपकी होती है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। माध्यिका क्या होती है आपकी, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये आपकी माध्यिकाएं होती है ये वाली। लेकिन माध्यिका का गुणधर्म ये होता है कि माध्यिका हमेशा सामने वाले जो भुजा होती है ना, जैसे इस सिर से चल के इस भुजा पे आ रही है तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है माध्यिका। ये आपको पता होना चाहिए, मेन चीज ये है इसमें। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। चलिए निर्देशांक देखते हैं इसके क्या निर्देशांक दिए हैं। एक निर्देशांक आपको दे रखा है 1,-1, एक आपको दे रखा है 0,4, एक आपको दे रखा है -5,3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 0,4। अब देखना इसने कहा कि माध्यिकाओं की लंबाई निकाल, चलो भाई निकाल देते हैं। अब आपने सोचा कि सर माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए तो मेरे को इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए होगा, इसका तो मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आपको ये जो निर्देशांक है ना तीनों के निर्देशांक निकालने होंगे पहले आपको, और फिर उनके बीच में आपको दूरी निकालनी होगी। किन के बीच में, जैसे इस माध्यिका की चाहिए तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार से इस माध्यिका की लंबाई चाहिए होगी तो ये बिंदु पहले ये निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। आगे चीज में तो मैंने इसको नाम दे दिया डी, इसको मैंने दे दिया ई, और इसको मैंने नाम दे दिया एफ। तो पहले आपको डी, ई और एफ के निर्देशांक चाहिए। तो पहले आप लिखो, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, BC भुजा के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक क्या लिखूंगा मैं, भुजा BC के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। ठीक है, डी के निर्देशांक चाहिए होंगे आपको। अब डी क्या है, अब आपको पता होना चाहिए निर्देशांक कैसे निकाले। मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु आपको पता है कैसे निकालते हैं, 0-5, 0-5/2, और दूसरा क्या होगा 4+3/2, 4+3/2। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गया आपका -5/2, कोमा आपका हो गया 7/2। ये बिंदु हो गया आपका डी, मतलब -5/2, 7/2। फिर इसी प्रकार से आप निकालोगे इस ई का, मतलब एससी के मध्य बिंदु, भुजा एससी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, देखना इसको, यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब ये भी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, x1 + x2 वाला ही तो करते हैं। अब देखो एक ये -5, तो 1 -5/2, फिर दूसरा क्या है आपका -1 + 3/2, -1 + 3/2। अब यहां से देखना, एक में से आप 5 घटाओगे
माइनस के 4, माइनस 4 में 2 का भाग जाता है माइनस के 2 बार। फिर देखो 3 में से 1 हटाओगे 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1। तो ये निर्देशांक आ गया आपका -2,1। फिर जो तीसरा निर्देशांक है वो निकालो आप। भुजा AB के मध्य बिंदु F का निर्देशांक, भुजा AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, जैसे आपने ये दोनों निकाले ना वैसे वो निकालना आपको। तो आपने लगाया फॉर्मूला अगेन, देखना 1 + 0/2, 1 + 0/2, -1 + 4/2, -1 + 4/2। तो पहला तो आ जाएगा 1 + 0, 1 ही होता है, 4 में से आपने 1 घटाया तो 3/2। ये आ गया आपके निर्देशांक। आ रही चीज समझ में? फिर देखना आप, अब देखो आपने तीनों निर्देशांक निकाल लिए हैं, 1/2 ये आपने निकाल लिया 3/2। अब आपको क्या चाहिए? आपको तो ये तो नहीं चाहिए था ना, अभी क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं किया आपने। आपको तो क्या चाहिए? माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है ना आपको। तो देखना आप, अब सबसे पहले माध्यिका AD की लंबाई आप क्या लिखोगे? माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई। अब ये देखा जाए तो वैसे लंबाई है, वैसे क्या है, ये दूरी सूत्र से ही काम में लेंगे इसमें भी। चलो लो फिर भाई, दूरी सूत्र काम में लो, चाहे तो इसको x2 मान लो, चाहे इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो -5/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 + 1 का होल स्क्वायर। देखो आपको जो पहला पार्ट है ना वो देख लेना आराम से, मैंने वो दूरी सूत्र वाला आपका 9.1 की प्रश्नावली है, जो आपकी 9 की प्रश्नावली में पहला पार्ट है वीडियो आपके, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे -7/2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या फिर चलो एक टर्म और लिख देते हैं। इन दोनों को आपने जोड़ा तो -7/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर आपने जोड़ा तो 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो जाएगा इधर तो 49/4 और इधर हो जाएगा 81/4। फिर आपने इन दोनों का लघुत्तम लिया अंदर तो 4 आ जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 49 प्लस में 81। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो 130 हो गया और बट्टा में आ गया 4। अब जो बट्टा में 4 है ना, इसको आप रूट निकाल के 2 बार भी निकाल सकते हो इसका। तो जो नीचे बट्टा में 2 रह जाएगा और ऊपर 130 किस में रह जाएगा? आपका रूट में रह जाएगा। आगे चीज में ये तो हो गया आपका पहला। फिर इसी प्रकार से देखो आप दूसरा निकालो। दूसरी माध्यिका क्या है आपकी? BE, माध्यिका BE की लंबाई, वही अगेन दूरी सूत्र लगाओगे आप। तो देखना इसमें बिंदु क्या है? 0, तो किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखना आप -2 करोगे तो -2 ही आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 में से 4 घटाए 3, -3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो यहां से आपने इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा आपका रूट 13, ठीक है। तो आपकी माध्यिका BE की लंबाई क्या आ गई आपके पास में? रूट 13। वैसे ही तीसरी माध्यिका क्या है आपकी? CF, माध्यिका CF की लंबाई लगाओ। देखो CF ये रहा आपका ना, तो -5 -1/2, -5 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3/2 का होल स्क्वायर, 3 -3/2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करता हूं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना, -3 चलो इतनी सी जगह में लिख देते हैं, इतनी काफी है जगह, ठीक है। देखना इसको, सबसे पहले आपने यहां पे लिखा रूट लगाइए, -5 और -1/2 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे -11/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से आप 3/2 घटाओगे तो वो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। 11/2 का होल स्क्वायर आपने किया 121/4, ये हो जाएगा आपका 9/4। जैसे ही 4 लघुत्तम लोगे, 4 आपने लिया इसमें लघुत्तम, तो नीचे आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 121 प्लस में 9। जब दोनों को जोड़ोगे तो अगेन कितना आ जाएगा? 130/4। तो देखो सेम आपका ये आंसर आ रहा है ना। इसको आप रूट जो बट्टा में 2 वो बार भी निकाल के इसमें लिख सकते हो। आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना आपको, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर तो हो रही होंगी आपको, करना कैसे। देखो मेन चीज़ है कि कैलकुलेशन गलत हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है, उसके नंबर इतने नहीं कटते हैं। मेन चीज़ है तरीका, आपको तरीका समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने ये कहा कि सिर्फ माध्यिका निकालनी है आपको,
ठीक है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि माध्यिका गुणधर्म क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो लंबाई का मतलब अपने दूरी सूत्र को काम में लेना, इतना तो आपको पता चल गया। दूरी सूत्र काम में लेने के लिए आपको दो बिंदु चाहिए होंगे, तो वो दोनों बिंदु के निर्देशांक आपको चाहिए। जैसे AD माध्यिका थी, एक के निर्देशांक आपको दे रखे हैं लेकिन D के नहीं दे रखे ना, तो D के निर्देशांक पहले आपको निकालने होंगे। तो D के निर्देशांक आपको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि D एक्चुअल में है क्या। तो मैंने ये कहा कि जो माध्यिका होती है वो शीर्ष से जब सामने भुजा पर मिलती है ना, तो वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। तो मैंने इसको मध्य बिंदु पर मिलाया, तो मेरे को यह पता चल गया कि D क्या है, मध्य बिंदु है। तो मैंने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले यहाँ पे। आ रही चीज सुनने। तो वैसे ही आपको D, आपको E और F तीनों के क्या निकाल लेने, पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक। आगे चीज सुनने, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, फिर आपको इस प्रकार से इनकी दूरी ज्ञात कर लेनी है, उन A और D के बीच की, B और E के बीच की, C और F के बीच की। वही आपकी क्या होंगी, माध्यिका की लंबाई। ठीक है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन 21 का। 21 का क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करा दिए, और ये यकीन मानिए आपको मैंने जो तीनों पार्ट कराए हैं ना, चाहे मैंने इसमें शायद 7 या 8 लगभग 12 या 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के लगभग मैंने लिए हैं तीनों प्रश्नावलियों से। 15 क्वेश्चन बहुत हैं, इनसे ज्यादा चाहे मत करना आप, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। और अगर आप इन जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, इतनी भी पढ़ते हो ना, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा फिर, क्यों तरीका तो आएगा ना इसमें। जो तीनों चारों चीजें आपको पूछनी थी वो तो इसमें आ गई आपकी, तो फिर टेंशन क्या लेने की है। चलिए पढ़िए फिर 21 का क्वेश्चन। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस बार आपको भुजाओं के क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखे हैं देखो मध्य बिंदु, जैसे मान लो मैंने इसको D मान लिया, इसको मैंने E मान लिया और इसको मैंने F मान लिया। निर्देशांक देखो किस प्रकार से दे रखे हैं। एक तो आपके मध्य बिंदु निर्देशांक है 1,2। देखो इसने ये कहा कि मध्य बिंदु तो कोई सा भी मान लो, अभी ये नहीं कहा कि ये वाला है या ये वाला है, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने ना। एक निर्देशांक आपका 0,-1, एक आपका 2,-1 ये दे दिया, और शीर्षों के निर्देशांक पूछे हैं। ठीक है, मतलब ये जो शीर्ष आपके A B C इनके निर्देशांक। तो आप ये मान लो, मानना कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः पहला आपने माना A, तो एक के निर्देशांक मान लो कि x1, y1 है। ठीक है, एक के निर्देशांक क्या मान लिया आपने, x1, y1। B के निर्देशांक आपने मान लिए x2, y2, तथा C के निर्देशांक आपने मान लिए x3, y3 हैं। ये आपने क्या मान लिए, इसके निर्देशांक मान लिए। ये आप यहाँ पे भी लिख दो, x2, y2, x3, y3। अब देखो इसके बाद में आपको प्रश्न में ये बोला गया, ये जो तीनों आपको निर्देशांक दिए ये मध्य बिंदु के दिए हैं, है ना। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। चलिए फिर, भुजा AB के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, या सूत्र ना लिखो तो भी ठीक है, मध्य बिंदु द्वारा या कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब देखना मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। सूत्र क्या होता है आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सूत्र नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। x बराबर होता है आपका x1 प्लस x2 बट्टा में 2। तो ये होगा आपका x1 प्लस x2 बट्टा में 2। यहां से पहले आप इसको सोल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहां से आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर में 4। इसको समीकरण दे दो 1 नंबर। देखो मैंने क्या किया है, आपको ये पता है कि मध्य बिंदु आप कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 में 2 का भाग देते हो, फिर दूसरा जोड़ते हो y1 प्लस y2 उसमें 2 का भाग देते हो। इसी प्रकार से जब आप इसके लिए लिखोगे तो x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर में 1, है ना। y2 प्लस y3 बट्टा में 2 बराबर में ये 2, तो यही तो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये दे रखे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये निकाले थे, इस बार आपको ये दे रखे हैं। तो जो मान दे रखा था वो मैंने बराबर में लिख दिया है। फिर दूसरा देखो आपका -1 दे रखा है, और ये क्या है आपका y1 प्लस y2 बट्टा में 2, y1 प्लस
y2 बट्टा 2। यहां से आप वज्र गुणा करोगे तो y1 प्लस y2 बराबर, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, एक को मैंने y1 y2 से गुणा किया, ये आ गया। 2 होगा -2 से गुणा, सॉरी -1 से, तो ये हो जाएगा आपका -2। आगे चीज में ये समीकरण आ गया आपकी 2 नंबर। अब ऐसे ये मैंने लिखा भुजा AB से, इसी प्रकार में लिखूंगा भुजा BC के लिए, भुजा BC के लिए तो आप डायरेक्ट लिख दो साहब 1 बराबर x2 प्लस x3 बट्टा, देखो x2 प्लस x3 बट्टा में 2, ये 2 कहां से आ रहा है, ये सूत्र का 2 आपका है ना, तो यहां से आप वज्र गुणा करोगे तो x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा आपका 2। इसको आपने समीकरण दे दी 3 नंबर। फिर इसी प्रकार से आप लिखोगे दूसरा 2 बराबर y2 प्लस y3 बट्टा 2, यहां से आपके पास में आ जाएगा y2 प्लस y3 बराबर 4, इसको आपने दे दिया 4 नंबर। आ रही है इतनी चीज में। फिर तीसरा है आपका भुजा AC के लिए, है ना, तो आप लिखोगे भुजा AC के लिए, तो वही आपका देखो क्या है 0 बराबर x1 प्लस x3 बट्टा 2, तो यहां से आप x1 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2 0 से गुणा क्या हो जाएगा 0, इसको नंबर दे दिया आपने 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना आप -1 बराबर y1 प्लस y3 बट्टा में 2, तो आपने यहां से निकाला y1 प्लस y3 बराबर -2, इसको आपने दे दिया 6 नंबर। अब यहां से आप ध्यान से देखना, मैंने जो है वो सारी समीकरण जो है ना वो निकाल दी, यहां से मैंने सारी समीकरण निकाल दी ना। अब यहां से आप थोड़ा गौर करना इस चीज को, आपको चाहिए x1 x2 x3 के मान और y1 y2 y3 के मान, भाई तभी तो आप जो निर्देशांक है वो लिख सकोगे इसके। आ रही है ना चीज में, तो आपको क्या करने हैं, समीकरण आपको दिख रखी है, इन समीकरणों से आपको ये मान निकालने हैं। तो पहले देखो जो x वाली तीनों समीकरण है आपकी, एक समीकरण 1, एक समीकरण 3 आपकी और एक समीकरण 5, इनसे आप x1 x2 और x3 के मान निकालो। ठीक है, तो मैं देखो यहां पे निकाल के दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले आप समीकरण ले लो 1 और 3, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। अब आपको 1 और 3 दिख रही हैं, ये तो रही आपकी 1, ये रही आपकी 2। तो एक काम करना, इसमें ये लिखो आप समीकरण 1 में से 2 3 को घटा दो, आप समीकरण 1 -3 कर दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यहां से देखो x2 है ना वो हट जाएगा, तो अपने पास समीकरण x1 और x3 में आ जाएगी। फिर ये देखो एक समीकरण और x1 और x3 में, तो फिर वहां से भी एक चीज को और हटा देंगे और 1 का मान निकालेंगे। तो देखना 1 में से 3 घटा रहा हूं ना, तो 1 मैंने ऊपर लिख दी और 3 आपकी ये रही x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में आपका है 2। मैं जैसे ही घटाऊंगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब देखना ये x2 प्लस का है, ये x2 माइनस का है, तो ऊपर तो बच गया आपका x1 और ये माइनस का x3, और 4 में से आप 2 घटाओगे तो 2, इसको आप दे दो 7 नंबर। आ रही है इतनी चीज समझ में, बहुत ही सरल है। देखो कोई जरूरी नहीं है पहले आप 1 और 3 को ही लो, 1 और 5 को भी ले सकते हो, 3 और 5 को भी ले सकते हो, आप कैसे भी करके आपको तीनों के मान निकालने हैं बस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं समीकरण 5 को और 7 को जोड़ रहा हूं। आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, रटना नहीं इसकी चीज को कि कभी सर जोड़ रहे हैं कभी घटा रहे हैं, नहीं भाई, मेरे को जो है पहले कोई मान हटाने होंगे। देखो x1 x2 x3 में से कोई 2 हटाने होंगे, तभी मैं 1 का मान निकाल पाऊंगा। तो मैं एक बार हटाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले मैंने घटा दिया, घटाने से हट गई, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। देखना कैसे, समीकरण 5 प्लस समीकरण 7, पहले आप लिखो 5 तो कहां पे, ये रही आपकी 5, मतलब x1 प्लस x3 बराबर 0 और ये रही आपकी 7 नंबर बराबर में 2। अब देखो जोड़ने से कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, ये x3 प्लस का ये x3 माइनस का कैंसिल हो गए। x1 और x1 कितने होते हैं आपके 2x1, 0 और 2 को जोड़ोगे तो 2, मतलब 2x1 बराबर कितने आ गए आपके 2 आ गए। तो यहां से आप x1 का मान निकालोगे तो 2/2 बराबर 1, ये मान आ गया आपका x1 का। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देते हैं ना, ये कहां पे काम आएगा, यहां तक कोई काम नहीं आएगा आपकी। ये समीकरण 1 तो ध्यान में रखना भाई, समीकरण 1 कहां में आएगी अभी, है ना, एक यहां से ध्यान में रख लेंगे। अब ये जो x1 का मान है ना, ये आप समीकरण 1 में ही रख दो,
तो जैसे एक में आप x1 की जगह रखोगे, यहां पे आपके था x1 प्लस x2 बराबर 4, तो x1 की जगह 1 रखोगे तो x2 का मान आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x1 बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, भाई आपको तो क्या करना है, x1 का मान के x2 का निकाल लो, फिर x2 का मान जो इसमें रख दो तो x3 का मान आ जाएगा। तो देखना 1 प्लस x2 बराबर 4, यहां से 1 इस साइड में आएगा तो x2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, ये मान निकालिए आपने x2 का। फिर आप x2 का मान रख दो समीकरण 3 में, तो x2 बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे इसमें रखोगे आप x2 की जगह कितना 3, तो 3 प्लस में 0 बराबर आपका है, सॉरी 3 प्लस x3 बराबर में आपका है 2। तो देख रहे हैं यहां से x3 बराबर, ये 3 ही साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस की 1। तो आपने देखा हमने कैसा x1 x2 और x3 की मान निकाली है, वो का वो सेम काम आपको y वाली समीकरण के साथ में भी करना है। एक बार घटा दो जोड़ दो, चाहे दोनों बार घटाना पड़े दोनों बार जोड़ना पड़े, वो समीकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है ना, हमारे फिक्स नहीं है कि पहले जोड़ो फिर घटाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो आप। तो देखना मैं क्या करता हूं, चलो मैंने समीकरण को देखा, ये रहा, ठीक है। अब एक काम करूं मैं, किसको मिटा दें, अब मिटाना, इसको ही मिटाना पड़ेगा। चलो मैं इस चित्र को मिटा देता हूं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। मैं अब क्या कर रहा हूं देखना, y वाला एक तो ये रहा मेरे पास में 2 नंबर का, और एक रहा मेरे पास 4 नंबर का। तो मैं पहले 2 में से 4 घटा रहा हूं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 4, तो मैंने 2 को ऊपर लिख दिया, y1 प्लस 2 बराबर में माइनस का 2 है ना, माइनस का 2, और ये है आपका y2 प्लस y3 बराबर में 4। अब देखो ये y2 को हटाने के लिए मेरे को माइनस करना पड़ेगा नीचे वाले को, ये y2 हट गया, ऊपर तो है y1, नीचे माइनस y3। अब ये देखना माइनस का ही 2 है, माइनस का ही 4 है, तो दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 6, इसको मैंने दे दिया 8 नंबर, ठीक है। फिर आप y वाली एक समीकरण और ये रही, तो आप 6 और 8 को जोड़ दो, समीकरण 6 प्लस समीकरण 8। तो पहले 6 को लिख दो आप, चाहे 8 को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 को लिख दो। चलो y1 प्लस y3 बराबर कितना है, माइनस का 2, और ये है y1 माइनस y3 बराबर का है कितना, माइनस का 6, ठीक है। फिर देख रहे हैं यहां से, अब जोड़ रहे हैं ना, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का, ये हो गया 2y1, इधर आपका हो गया माइनस का 8, यहां से आप y1 की वैल्यू निकालोगे आएगी माइनस की 4, ठीक है। माइनस 8 में आपने 2 का भाग दिया, माइनस का 4। अब ये y1 की वैल्यू है ना, पहले तो आप यहां पे रख दो, यहां पे रखते ही आपके पास में y2 का मान आ जाएगा, तो आप लिखोगे y1 बराबर जो है आपका -4 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है इतना। अब देख रहा मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो मैंने y1 की जगह रखा -4 और प्लस y2 एज इट इज रख दिया, बराबर में आपका है -2। ये 4 माइनस का ही साइड में जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 पहले से यहां पे, तो y2 का मान कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो y2 का मान है ना, या फिर ये y1 का जो माइनस का 4 मान है, इस समीकरण 6 में रख दो आप। भाई आपको तो y3 का मान ही तो निकालना है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, y1 बराबर -4 समीकरण 6 में रखने पर, तो ये रही आपके पास में 6। तो देखो मैं y1 की जगह रख रहा हूं -4, और ये प्लस का y3 आपका बराबर में कितना है, माइनस का 2 है। अरे ये दोनों सेम ही थी क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, y3 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, तो ये मान आ गया आपके पास में। कहने का मतलब है ये रहा आपका y3 का, ये रहा आपका y2 का, और ये रहा आपका y1 का, है ना। इसी प्रकार से आपके ये रहे आपका x2 का मान, ये आपका x3 का, और ये रहा आपका x1 का। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो देखना, अतः शीर्ष ए जो होगा वो तो क्या होगा आपका, ए क्या माना था आपने, x1 y1 माना था ना, तो x1 का मान तो कितना आया 1, y1 का कितना आया है
-4। फिर इसी प्रकार से आप b आपने माना था x2, y2। तो x2 तो देखो कितना है आपके पास में 3, और y2 कितना है आपके पास में 2। फिर आपने एक तीसरा था x3, y3। x3 देखो कहाँ पे है, x3 वो रहा -1, -2। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों मान निकालने थे। तो सबसे पहले आपने क्या माना, उनको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 मान लिए तीनों को। अब कौन से को मानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये नहीं बोला इसने कि आप एक को x1 y1 मानो, आपको इसे को भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको उसने कहा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए थे, तो आपने क्या किया, पहला मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2 बट्टा में 2, फिर y1 + y2 बट्टा में 2। तो आपने वो सूत्र लगाया, उनके बराबर में जो मान आपको दिए थे आपने वो मान रख दिए, ठीक है। फिर आपने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। फिर जो आपके पास में समीकरण बनेंगे 6, उसमें 3 तो आपके x1 x2 और x3 वाले बनेंगे, और 3 आपके y1 y2 और y3 वाले बनेंगे। तो x वाले जो तीनों हैं उनसे आपने मान x1 x2 और x3 के निकालने हैं, और y वाले जो तीनों मानों से y1 y2 और y3 के निकालने। तो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और ये 9 की प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। तीनों पार्ट मिला के 6 नंबर के हैं आपके, 9 की प्रश्नावली जो 6 नंबर की है। तो अच्छे से इसको पढ़ो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना है। धन्यवाद।